तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मेरी एक्सप्लेन वीडियो जरूर देखिए, जहां मैंने मूवी की स्टोरी डिटेल में समझाई है। लेकिन आज मैं इस मूवी का एनालिसिस और ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, जहां हम जानेंगे मूवी की एडिशनल डिटेल्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, पिछली MCU मूवीज से इसका कनेक्शन और कई सवालों के जवाब, जिन्हें लेकर आपके मन में कंफ्यूजन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टार्टिंग की, जहां हमें पता चला कि इस फिल्म की स्टोरी नो वे होम के 4 साल बाद की है। यहाँ इतनी लंबी गैप डालने के 2 रीजन हैं। पहला तो ये कि किसी भी मूवी के सीक्वल में जनरली उतनी ही गैप डाली जाती है जितने टाइम की गैप उनके रिलीज टाइम में होती है, और क्योंकि नो वे होम और ब्रांड न्यू डे के रिलीज डेट में 4.5 साल का फर्क है, इसीलिए मूवी में भी लगभग उतनी ही गैप डाली गई है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि पीटर के दोस्त नेड और MJ MIT में पढ़ने के लिए चले गए थे और उनका ग्रेजुएशन 4 साल का था। लेकिन स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में ही रहकर अपना काम कर रहा था, और क्योंकि ये मूवी पीटर के दोस्तों के बिना नहीं बन सकती थी, इसलिए यहाँ 4 साल के टाइम की गैप डाली गई है ताकि उसके दोस्त MIT से लौट जाए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि पीटर 4 साल तक नेड और MJ को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उनके हालचाल जान रहा था। फिर जब वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करके वापस न्यूयॉर्क आ गए, तब वो उनसे मिलने के लिए उस हाउस पार्टी में चला गया। अगले पॉइंट की बात करें तो पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर ने टोनी स्टार्क की दी हुई टेक्नोलॉजी और सूट यूज किए थे, लेकिन नो वे होम के एंड में दुनिया वाले पीटर पार्कर को भूल गए, इसलिए अब वो स्टार्क इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं ले सकता। इसी वजह से अब वो खुद के बनाए हुए सूट और AI का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम है EV। इस AI प्रोग्राम की हेल्प से पीटर अपनी हेल्थ मॉनिटर कर रहा है, जिससे उसे अपने म्यूटेशन के बारे में पता चला। इसके अलावा वो EV से नए नए गैजेट भी डिजाइन कर रहा है, जिसमें उसका नया हेड्स अप डिस्प्ले और ये इनहिबिटर शामिल है। ये इनहिबिटर नो वे होम के डॉक्टर ऑक्टोपस वाले इनहिबिटर से काफी सिमिलर लग रहा है, और जैसे उस फिल्म में वो इनहिबिटर लगा के डॉक्टर ऑक्टोपस का दिमाग शांत हो जाता है, वैसे ही यहाँ पीटर के साथ भी होता है। इन डिवाइसेस को बनाने के लिए पीटर के पास एक फैब्रिकेटर है, जो कि शायद स्टार्क इंडस्ट्रीज की मशीन है, जो पीटर के पास पहले से मौजूद होंगी, और उसी से उसने ये नए वेब शूटर्स बनाए हैं, जो कि काफी बड़े और अलग टाइप के हैं, और वो उसके सूट के ऊपर एक्सटर्नली अटैच होते हैं, जबकि उसके पिछले वेब शूटर्स ऐसे नहीं थे। तो इस नए डिजाइन को लाने के कुछ रीजंस है। एक तो ये कि इस फिल्म में पीटर के पास ऑर्गेनिक वेब की पावर दिखाई गई है, जिसके पहले सीन में ही उस वेब की वजह से उसके ये शूटर्स निकल जाते हैं, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अगर यहाँ पुराने वेब शूटर्स रखे जाते तो ये सीन क्रिएट नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उसकी ऑर्गेनिक वेब वाली पावर बार बार आ और जा रही थी, जिसके लिए उसे कई बार ये वेब शूटर पहनना और उतारना पड़ रहा था। तो ये काम भी पुराने डिजाइन के साथ पॉसिबल नहीं था। और लास्ट में जब स्पाइडरमैन हैंड निंजा से फाइट करता है, तब उसके ये वेब शूटर्स उनकी तलवार से टूट जाते हैं। ये सीन भी काफी बढ़िया था, जो कि एक्सटर्नल वेब शूटर की वजह से ही हो पाया। टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो मूवी में दिखने वाले स्मार्टफोन्स को भी देख लेते हैं। इसके पहले की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में पीटर के पास सोनी एक्सपीरिया के फोन दिखाए जाते थे, क्योंकि स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स सोनी कंपनी के पास है। लेकिन इस बार यहाँ सैमसंग के स्मार्टफोन दिखाए गए हैं, जहां हमें पीटर के पास गैलेक्सी Z Flip 7 फोन दिखा और नेड के पास गैलेक्सी Z Fold 7 फोन दिखा, जिसकी एक स्पेशल एड भी आई थी, जहां स्पाइडरमैन अपने टूटे हुए फोन्स छोड़कर 2 नए फोल्ड फोन्स बनाता है। मतलब इस बार सैमसंग वालों ने इस मूवी के जरिए अपने फोन्स की मार्केटिंग की है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज के टाइम पर ही सैमसंग के नए फोल्ड फोन्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन मूवी में स्पाइडरमैन के पास ये फोन देखकर कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि अभी जब पीटर गरीबी में जी रहा है तो उसके पास इतना महंगा फोन कैसे आया। इसके अलावा हमें फिल्म में ये बताया जाता है कि नेड ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, जो कि काफी अच्छे से काम भी कर रहा है। मुझे तो ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि इस तरह से तो कई मुजरिम स्पाइडरमैन की लोकेशन जान लेंगे और क्राइम करके वहां से पहले ही भाग जाएंगे। इस बात की फिक्र तो हमसे ज्यादा पीटर को होनी चाहिए। वो इतना जीनियस है, वो तो आसानी से अपनी ट्रैकिंग को रोक सकता है। वैसे मूवी में इस ऐप को दिखाने का असली रीजन कुछ और ही है। पहला तो है सैमसंग फोन की मार्केटिंग, क्योंकि नेड बार बार अपने उसी फोन में वो ऐप को खोल रहा था। और दूसरा रीजन है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां यही ऐप दिखाया जाता है, और उससे हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन अभी अर्थ पे नहीं है, बल्कि वो स्पेस में है। ये सीन असल में डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स का सेटअप है, जहां स्पाइडरमैन धरती छोड़कर स्पेस में जाएगा और बाकी हीरोज के साथ डॉक्टर डूम से लड़ाई करेगा। अब बात करते हैं
पीटर के म्यूटेशन और उसकी नई पावर्स की। इस मूवी में स्पाइडरमैन के डीएनए में चेंज आता है, मतलब जो डीएनए मकड़ी के काटने से बदला हुआ था उसमें अब और बदलाव आ जाता है, जिसका रीज़न है पीटर का स्ट्रेस और अकेलापन, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो वाला काम ही कर रहा था। इससे उसके अंदर एक खतरनाक म्यूटेशन आ जाता है और पीटर की पावर और सेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब उसे ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर भी मिल गई है, जो कि पहले सिर्फ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पास ही थी। इस मूवी की शुरुआत से ही ये दिखाया जा रहा था कि पीटर की रिस्ट यानी कलाइयों में दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिल्क ग्लैंड्स और स्पिनरेट बन रहा था, जो कि हम इस बॉडी स्कैन वाले सीन में देख सकते हैं। उन ग्लैंड्स में लिक्विड सिल्क बनता है, जो कि स्पिनरेट नाम के पार्ट से बाहर निकलकर सॉलिड वेब बन जाता है, बिल्कुल असली स्पाइडर्स की तरह। इन नई पावर्स से पीटर का शरीर भी काफ़ी तेज और ताकतवर बन गया है, इसलिए लास्ट में उसने अपना इनहिबिटर निकालने के बाद हैंड निंजास को आसानी से हरा दिया। फिर बाद में जब पीटर को पनिशर की गन से गोली लगती है तो वो बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने की कगार पे पहुंच जाता है, क्योंकि पनिशर का वो हमला जानलेवा था। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उससे जिंदा बच गया, क्योंकि उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। पर अगर पीटर पे वो सेम अटैक म्यूटेशन से पहले होता तो वो पक्का उससे मर जाता। इस मूवी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पीटर को स्ट्रेस की वजह से नई पावर्स मिल गई, जबकि 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी में स्ट्रेस की वजह से पीटर की पावर काम नहीं कर रही थी। उसके हाथ से जाल नहीं निकल रहा था, उसकी ताकत कम हो गई थी, यहाँ तक कि उसे फिर से चश्मा लग गया था। तो ये फ़र्क शायद अलग अलग मकड़ी की प्रजाति की वजह से है, जिन्होंने दोनों पीटर पार्कर को काटा था। जहाँ पुराना स्पाइडरमैन स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल इंसान जैसा बनता जा रहा था, वहीं ये नया स्पाइडरमैन अपने स्ट्रेस और म्यूटेशन से एक मकड़ी जैसा बन रहा था। इसलिए यहाँ उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है। पीटर को जब यहाँ ऑर्गेनिक वेब की पावर मिलती है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसे ये मालूम था कि स्पाइडरमैन के साथ ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि उसने नो वे होम में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब का इस्तेमाल करते हुए देखा था। इसलिए वो यहाँ पीटर 2 को याद भी करता है, जो कि नो वे होम में टोबी का निकनेम था। अब बात करते हैं मूवी के सभी मेन और साइड कैरेक्टर्स की। तो इस फिल्म में फ्रैंक कैसल यानी पनिशर दिखाया गया है, जो कि एक एंटी हीरो है और वो हमें नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल और पनिशर सीरीज में दिख चुका है। इस कैरेक्टर की खास बात यह है कि वो कॉमिक्स में पहली बार स्पाइडरमैन के साथ ही नजर आया था, जो थी 1974 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स, जहां पनिशर को एक विलेन ने स्पाइडरमैन के खिलाफ भड़का दिया था। इसीलिए वो उसे एक क्रिमिनल समझ के मारने वाला था। लेकिन बाद में फ्रैंक को असलियत पता चलती है और वो स्पाइडरमैन का दोस्त बन जाता है। तब से वो दोनों कई बार साथ में काम कर चुके हैं। हालांकि उनका तरीका बिल्कुल अलग है। जहां स्पाइडरमैन किसी को मारता नहीं, वहीं पनिशर मुजरिमों को सीधे खत्म कर देता है। इस मूवी में दिखने से पहले पनिशर एक बार स्पाइडरमैन से मिल चुका था, जो थी स्टैटिन आइलैंड वाली घटना, जिसके बारे में वो दोनों फिल्म में कई बार बात करते हैं, जहां पीटर ने फ्रैंक को एक ड्रग डीलर की गोली लगने से बचाया था। दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो है ब्रूस बैनर यानी हल्क, जो कि हमें आखिरी बार शी हल्क सीरीज में दिखा था और वहां वो स्मार्ट हल्क वाले रूप में था। लेकिन इस फिल्म में वो इंसान के रूप में नजर आया, जिसके लिए वो एक इनहिबिटर का यूज कर रहा था, क्योंकि ब्रूस को कॉलेज में पढ़ाने का काम करना था। वैसे सच कहूँ तो इस मूवी में हल्क का कोई खास रोल नहीं था और उसे यहाँ सिर्फ एक्शन के लिए डाला गया था, क्योंकि कई साल से फैंस ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें स्मार्ट हल्क नहीं चाहिए बल्कि सैवेज हल्क चाहिए। इसलिए हल्क को वापस पुराने रूप में लाने के लिए ही उसे इस फिल्म में रखा गया है, जहां जीन के वो इनहिबिटर निकालने से ब्रूस पहले स्मार्ट हल्क बनता है, जिसे काबू करना आसान था। लेकिन फिर जब पनिशर उस पर गोलियां चलाता है तो ब्रूस पे से जीन का कंट्रोल हट जाता है और उसके अंदर से सैवेज हल्क बाहर आ जाता है, जो कि आखिरी बार हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थैनोस से लड़ते हुए दिखा था। इस गुस्से वाले हल्क को कोई भी काबू नहीं कर सकता और वो बहुत तबाही मचाता है। यहाँ हम स्मार्ट हल्क और सैवेज हल्क के साइज में डिफरेंस देख सकते हैं। स्मार्ट हल्क लगभग 7.5 फीट ऊंचा है और वो थोड़ा दुबला भी है, पर सैवेज हल्क 8.5 फीट लंबा और बहुत मोटा तगड़ा है। इसीलिए यहाँ पहले स्मार्ट हल्क बनने पर ब्रूस के कपड़े नहीं फटते, लेकिन सैवेज हल्क बनने के बाद उसका शर्ट फट जाता है और पैंट तो कभी फट ही नहीं सकता। मूवी के दूसरे स्मॉल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो है पीटर की आंट में, जो कि अब तक की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में दिख चुकी है। वो इस मूवी में भी मौजूद है। हालांकि आंट में नो वे होम में मर चुकी है, लेकिन इस बार वो हमें पीटर की मेमोरी में नजर आई और इस सीन को ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि ये सीन स्पाइडरमैन होमकमिंग की एंडिंग के जस्ट बाद का है, क्योंकि यहाँ पीटर ने पुराना वाला स्पाइडरमैन सूट पहना है, जहाँ आंट में पीटर से उसकी पावर्स को संभालने की बात कर रही है, जिसके बारे में उसने नो वे होम में मरते वक्त पीटर से कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये बात हमें इस मूवी में पीटर के डेस्क पे लिखी हुई भी दिखती है, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूवी में पीटर की आंटी से जुड़ा हुआ एक और रेफरेंस है,
जब वो नेड और एमजे के घर पार्टी में जाता है तो वहाँ वो उन्हें अपना नाम मेनर्ड बताता है, जो कि उसने अपने आंटी के नाम पर से ही बनाया था। आंट मे के अलावा एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि अब तक की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में दिखा था, लेकिन वो इस फिल्म में नहीं था, और वो है हैप्पी होगन, यानी टोनी स्टार्क का असिस्टेंट। हैप्पी के इस मूवी में नहीं होने का रीजन है उसकी याददाश्त, जिसमें से अब पीटर पार्कर निकल चुका है। इस मूवी में शीला रिवेरा नाम की एक औरत का कैमियो है, जिसे हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में देखा था, जहां वो मेयर फिस्क की असिस्टेंट थी। लेकिन फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में पब्लिक ने विल्सन फिस्क को मेयर की पोस्ट से हटा दिया था, जिसकी जगह अब शीला नई मेयर बनी है। इसीलिए यहाँ वो स्पाइडरमैन को की टू द सिटी दे रही है। ये चाबी किसी ताले या जगह की नहीं है, बल्कि वो एक अवार्ड है जो कि न्यूयॉर्क में अच्छे काम करने वालों को दिया जाता है। और स्पाइडरमैन ने इस फिल्म में कई क्रिमिनल्स को पकड़वाकर शहर में शांति कायम की है, इसीलिए यहाँ उसे मेयर के हाथों वो अवार्ड मिल रहा है। अब बात करते हैं मूवी में दिखने वाले सभी विलेंस की। इस फिल्म में कई छोटे और कुछ बड़े विलेंस मौजूद है। तो पहले स्मॉल विलेंस की बात करते हैं, जिनमें बूमरैंग, टूम्बस्टोन और टेरेंटुला ये सब शामिल है। इनका मूवी में बहुत ही कम रोल है और वो सिर्फ फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाए गए हैं। मूवी की मेन विलन है जीन ग्रे, जो कि एक म्यूटेंट है और वो एक्समैन टीम की खास मेंबर है। मूवी में पहले जीन के पास सिर्फ टेलीपैथी की पावर दिखाई गई थी, यानी माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग। ये पावर उसकी बहन सैरा के पास भी थी, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीन की शक्तियाँ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसके पास टेलीकाइनेसिस की भी पावर है, यानी बिना छुए चीज़ों को काबू करना। फिल्म में जीन की ये पावर तब एक्टिव होती है जब उसे ये पता चलता है कि डैमेज कंट्रोल वालों ने उसकी बहन पे एक्सपेरिमेंट करके उसे मार डाला। यानी जैसे स्ट्रेस और अकेलेपन से पीटर का म्यूटेशन बढ़ा था, वैसे ही यहाँ गुस्से और बदले की भावना से जीन का म्यूटेशन भी बढ़ गया और उसे टेलीकाइनेसिस की पावर मिल गई। इस मूवी में जीन को देखने के बाद हर कोई ये सवाल कर रहा है कि अब वो हमें कौन सी मूवी में दिखेंगी। वैसे तो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जीन अब हमें एमसीयू की नई एक्समैन मूवीज में दिखेंगी, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद आएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल डूम्सडे में पुराना एक्समैन यूनिवर्स और उसके कैरेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है। इसीलिए अभी ये नई जीन उन लोगों के बीच में नहीं आने वाली, बल्कि वो मेन यूनिवर्स के नए एक्समैन के साथ ही दिखेंगी। मूवी के एंड में हमें जीन एक बस से दूसरे शहर में जाते हुए दिख रही थी, जिसपे कई फैंस का ये कहना है कि अब वो चार्ल्स जेवियर की म्यूटेंट स्कूल में पहुंच जाएंगी, जो कि इसी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है। मूवी का दूसरा मेजर विलन है मैक गार्गन, यानी स्कॉर्पियन, जिसे हमने एमसीयू में पहली बार देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में, लेकिन वहाँ वो अपने आर्मर में नहीं था। इसीलिए तब से कई लोग स्कॉर्पियन को उसके प्रॉपर सूट में देखना चाहते थे, और आखिरकार वो इस फिल्म में अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिख ही गया। मूवी में मैक गार्गन के पास कोई इनबिल्ट पावर्स नहीं थी, वो यहाँ टोटली अपने आर्मर पर डिपेंड था। लेकिन कॉमिक्स में स्कॉर्पियन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थी, जो कि उसे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली थी। फिल्म में स्कॉर्पियन का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, यहाँ वो सिर्फ एक सेकेंडरी विलन की तरह दिखा, जैसा कि अक्सर कॉमिक्स में होता है। मूवी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विलन है द हैंड निंजास, जिन्हें हम पहले डेयरडेविल सीरीज में देख चुके हैं, जो कि बहुत खतरनाक निंजा ग्रुप है। वो शैतान की पूजा करते हैं और काला जादू करते हैं। इस मूवी के ट्रेलर में द हैंड को देखकर सबने ये सोचा था कि यहाँ हमें डेयरडेविल भी दिखेगा या फिर इन निंजास की पनिशर से दुश्मनी है, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हैंड को सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ फाइट सीन के लिए रखा गया था, जिसके बारे में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मूवी की स्टार्टिंग में पीटर ने अकेले ही उन निंजास को आसानी से पकड़ लिया था, लेकिन फिर लास्ट में वो उनके सामने कमजोर कैसे पड़ गया। तो उसके दो रीज़न हैं। एक तो ये कि डैमेज कंट्रोल वालों ने उन निंजास को स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग और खास हथियार दिए थे, जिससे पीटर काफ़ी घायल हो गया। और दूसरा रीज़न ये कि उस वक्त वो निंजा जीन के कंट्रोल में थे, जो कि काफ़ी पावरफुल बन गई थी, इसीलिए उसने उन निंजा के जरिए स्पाइडरमैन को अच्छी टक्कर दी। लेकिन आखिर में पीटर ने अपनी नई पावर से उन सबको आसानी से हरा दिया। और यहाँ पीटर ने अपना म्यूटेशन कैसे कंट्रोल किया, इसकी एक बहुत ही खास वजह है। असल में पीटर पहले अपने दोस्तों और दुनिया से दूर भाग रहा था और अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड कर रहा था, पर बाद में जब वो अपने दोस्तों से मिला और उसने खुद के लिए टाइम निकाला, तो इससे पीटर को काफ़ी खुशी हुई और उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया। इसीलिए वो अपने म्यूटेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। अब बात करते हैं कुछ कॉमिक बुक रेफरेंस और पुरानी एमसीयू मूवीज से इसके कनेक्शन की। तो इस फिल्म की बेसिक स्टोरी ली गई है स्पाइडरमैन द अदर कॉमिक्स से, जहां पीटर को म्यूटेशन की वजह से नई पावर्स मिली थी। उस कॉमिक्स में पीटर को एक विलेन ने मार दिया था, जिसके बाद वो एक बड़े से वेब ककून में चला गया। उससे बाहर आने के बाद पीटर का नया जन्म हुआ और उसे नई शक्तियां मिली, जिसमें ऑर्गेनिक वेब मेन पावर थी। ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी हुआ है।
यहाँ पीटर की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो कमजोरी की वजह से एक वेब ककून में चला गया था, जिससे बाहर आने पर उसकी पावर्स अपग्रेड हो गई। इस मूवी की स्टार्टिंग में जब पीटर येलेना बेलोवा से मिलने जाता है, तब वो हमें एक ट्रेन पर बैठा हुआ नजर आता है। ये सीन स्पाइडरमैन होमकमिंग से बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ भी स्टार्टिंग में पीटर ऐसे ही एक ट्रेन की सवारी कर रहा था। यहाँ होमकमिंग का एक और रेफरेंस देखने मिलता है, जो कि है शॉकर का गाउंटलेट। ब्रांड न्यू डे की स्टार्टिंग में वो गाउंटलेट हमें डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में दिखा था, जिसे बाद में स्पाइडरमैन हल्क से लड़ते वक्त यूज करता है, लेकिन आखिर में हल्क उसे तोड़ देता है। वैसे डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में एक मॉन्स्टर का सर भी रखा हुआ था, जो कि शायद चित्तौरी एलियन का हेड है, जिन्हें हमने 2012 की द एवेंजर्स मूवी में देखा था। इस मूवी में हल्क से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि यहाँ वो अपनी फेमस थंडर क्लैप यूज करता है, जो कि बहुत पावरफुल होती है, जिससे उसने यहाँ स्पाइडरमैन को दूर फेंक दिया था। हल्क ने ये ताली पहली बार बजाई थी 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, फिर 2022 की शी हल्क सीरीज में और 2025 की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में रेड हल्क ने भी थंडर क्लैप का इस्तेमाल करके सैम विल्सन को पछाड़ दिया था। अगली डिटेल की बात करें तो इस फिल्म में जब एमजे जीन के वश में होती है और उस बिल्डिंग से कूदती है, तो स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए छलांग मारता है और वो एमजे को अपने जाल से खींच के पकड़ लेता है। ये सीन काफी सिमिलर है 2014 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी से, जहां पीटर ग्वेन स्टेसी को बचा नहीं पाया था और वो मर गई थी। फिर बाद में इसी पीटर ने नो वे होम में एमजे को वैसे ही गिरने से बचाया था और तब उसे अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ था, और अब इस मूवी में पीटर ने एमजे को उसी तरह बचाया। पता नहीं वो और ऐसे कितने बार गिरने वाली है। एमजे से जुड़ी एक और डिटेल ये है कि इस फिल्म में वो एक लॉकेट पहने हुए दिखती है, जो कि पीटर ने उसे फार फ्रॉम होम के एंड में दिया था। और हैरानी की बात यह है कि एमजे के दिमाग से पीटर की याद मिटने के बावजूद भी उसने इस लॉकेट को छोड़ा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी पीटर के लिए प्यार है। सेम यही चीज नेड के साथ भी हुई है। इसलिए मूवी के एंड में जब पीटर उसे मिलने जाता है, तो नेड उसके साथ पहले की तरह हैंडशेक करता है, क्योंकि पीटर उसके दिमाग की गहराई में मौजूद है और उसकी मसल मेमोरी में वो हैंडशेक स्टोर है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेड की याददाश्त वापस आ गई। पीटर ने जब वहाँ उसे अपना नाम बताया, तो नेड इसलिए हैरान नहीं हुआ कि उसे सब याद आ गया, बल्कि वो पीटर के नाम से इसीलिए चौंका क्योंकि जब स्पाइडरमैन एमजे के साथ उसके घर आया था, तब एमजे ने उसे पीटर नाम से बुलाया था। इससे नेड को ये पता चल गया था कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। तो मूवी के एंड में जब पीटर उसे अपना नाम बताता है, तो नेड वहाँ ये सोचता है कि यही पीटर स्पाइडरमैन होगा, इसीलिए वो हैरान होता है। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एनालिसिस और ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.